यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 12 का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखो, ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, क्लियर हो सके। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल हमने बताया था डीएनए आरएनए, हमने प्रूव कर दिया था कि डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई चीज़ जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगी। प्रोटीन तो कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकती, ठीक है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, हर्सी चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो देखते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है कि ये अपना रेप्लिका जनरेट कर सके, यानी कि रेप्लिकेट कर सके। बताया था मैं कि डीएनए से डीएनए बने तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, वही चीज़ है, समझ रहे हो। सेकेंड पॉइंट, इट शुड केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, दैट इज म्यूटेशन दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन या चेंजेस, ठीक है। इसमें एक स्कोप होना चाहिए इवोल्यूशन के लिए, यानी कि म्यूटेशन ये कर सके, ऐसी इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अब मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ कि ये एक दूसरे के साथ, मतलब कि पेरेंट्स का है वो एक्सचेंज हो सके कैरेक्टर्स, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स में आती हैं, है ना। ये डोमिनेंस का हो गया, फिर असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो मेंडेलियन कैरेक्टर के अंदर आती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब नोट एक चीज़ करनी है, 2 नोट करना है। क्या आगे भी बहुत सारे नोट है, कर रहे हो ना वे, क्या दिक्कत है। नोट इंपॉर्टेंट होता है जो कि नीड में आ सकता है। तो नोट, डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए, सो डीएनए इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो, डीएनए रिएक्टिव कम होता है, स्टेबल ज़्यादा हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीएनए को हम स्टोरेज, जेनेटिक मटेरियल के या जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर कंपेयर किया जाए आरएनए से, तो ठीक है। आरएनए जो है रिएक्टिव ज़्यादा होता है, स्टेबल कम होता है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रेफर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, रिएक्टिविटी ग्रुप इन आरएनए इज 2-OH, यानी कि 2-OH एक ग्रुप होता है जो जुड़ा होता है आरएनए में, वो रिएक्टिव ग्रुप होता है, विच मेक्स आरएनए लैबाइल एंड ईजिली डिग्रेडेबल और मोर रिएक्टिव, ठीक है। हैंस ईजिली डिग्रेडेबल मतलब जल्दी टूटने का, और ज़्यादा रिएक्टिव होने का। हैंस आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए, हैंस इट इज़ प्रीफर्ड फॉर ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और डीएनए को हम स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं यूज़, और आरएनए को हम प्रेफर करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए। तीसरा पॉइंट, आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि उससे पहले हमने कुछ भी डिस्कस डिस्कवर नहीं किया था। पहला जेनेटिक मटेरियल क्यों था कि आरएनए, क्योंकि जो इनवर्टिब्रेट से छोटे ऑर्गेनिज्म से पहले एग्जिस्ट करते थे, तो उनमें डीएनए तो होता नहीं था, आरएनए होता था ज़्यादातर, क्योंकि आरएनए ज़्यादा ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और पहले इवोल्यूशन की प्रोसेस बहुत तगड़ी चल रही थी। तो आरएनए को पहला जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, क्योंकि प्रीवियस एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। और आरएनए से फिर से डीएनए बनने को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, जिसे टर्मिनल बाल्टीमर ने बताया, मैं बताऊंगा आगे जाके। तो डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ लेते हैं, यानी कि हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बर्डिंग से या कुछ कुछ प्रोसेस से पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, रेप्लिका आपने पढ़ा होगा, रेप्लिका, क्लोन, सर इसका क्लोन करा दो या रेप्लिका करा दो, है ना, समझ रहे, फोटोकॉपी वगैरह बोलते हैं ना, कई लोग टर्म ऐसे यूज़ करते हैं, समझो ना इस चीज़ को। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो भी इसी है कि डीएनए का दूसरा कॉपी बनाना। डीएनए अपना छोटा बच्चा पैदा कर रहा है, ठीक, इसको हम रेप्लिकेशन कहेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या, इट इज़ इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द डीएनए रेप्लिकेट्स बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डीएनए का रेप्लिकेशन का एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो ये एक डीएनए, इससे 2 नए डीएनए बन गए, तो इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव, ठीक है। और अगर इस डीएनए से एक जो टेम्पलेट है वो पुराना था, एक टेम्पलेट पुराना है, 2 नए टेम्पलेट यहाँ पे आके जुड़े, है ना, ये एक डीएनए बना, ये दूसरा डीएनए बना, अलग अलग बन गया, लेकिन एक पुराना रहेगा उसमें ना, एक टेम्पलेट पुराना रहेगा। सपोज़ करो, अब कैसे समझाऊँ आपको, एक लड़का है एक लड़की, ठीक है, दोनों शादी कर लेते हैं। देन कुछ साल बाद, यानी
25 साल बाद अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दूल्हा है यानी कि बुढ़ा हो गया, दुल्हन भी बुढ़ी हो गई है, तो ये एक नई लड़की के साथ शादी करता है और ये दुल्हन जो है बुढ़ी जो है वो नए लड़के के साथ शादी करती है। तो ये पुराना है, ये पुराना है, लेकिन इसके साथ जो है वो नए नए हैं। ठीक है, अब इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, एक अलग ही कैटेगरी में जाएगा, लेकिन इनमें जो अंश होगा वो पुरानों का तो होगा ना। एक इनमें पुराने का अंश होगा, एक नए का अंश होगा, एक पुराने का अंश होगा, एक नए का अंश होगा या कैरेक्टर होगा। तो इस हिसाब से इसी टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। समझ आया? यानी कि एक डीएनए उसका 2 टेम्पलेट बना, पुराना टेम्पलेट है ना, ये पुराना टेम्पलेट है 2 ठो है ना, और 2 नए टेम्पलेट्स यहाँ पे आएंगे, तो ये इतना एक डीएनए बनेगा, ये दूसरा डीएनए बनेगा अलग अलग। ठीक है, तो इस टाइप से सेमी कंजर्वेटिव मेथड काम करता है। अभी होता क्या है ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मेथड वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। वॉटसन एंड क्रिक ने और क्या किया था, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया था। ठीक है, इन्हीं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मेथड को भी दिया था 1953 में। अब मेथड क्या था, मेथड कैसे था, डबल हेलिक्स डीएनए, मतलब प्रोसेस है ना, मेथड जो भी समझना समझ लो। तो मेथड कैसे है, तो डबल हेलिक्स डीएनए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है हैज़ 2 स्ट्रैंड्स, दिस 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है 5' to 3', एक 3' to 5', या फिर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स भी कह सकते हो। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, दिस 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, एंड एक्ट एज टेम्पलेट। अब जो देखो ये डीएनए है, ठीक है, डबल हेलिक्स, अब ये अलग हो गया, ठीक है, बीच से फट गया यहाँ से, तो इसे हम बोलेंगे टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट होगा। सपोज़ करो पहले आपका पेट भरा है, ठीक है, पेट भरा है, अब ये थाली आपके पास खाली हो गई, पहले थाली भरी हुई थी, अब आपने थाली खाली कर दी, तो अब थाली में कुछ खाना चाहिए ना, खाना खाने के लिए आपको थाली को ऐसे फैलाना पड़ेगा, खाली थाली में तो कुछ आएगा ना, तो इसे हम बोलेंगे टेम्पलेट, जिसमें कुछ आ सकता है, जिससे ये पूरा हो जाए। ठीक है, कोई चीज़ अधूरी चीज़ को हम टेम्पलेट बोलेंगे, जिसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा आने के बाद वो पूरी हो जाएगी। ठीक, या फिर आप सिंगल हो, अखंड सिंगल हो 12th तक, है ना, ग्रेजुएशन तक, जॉब मिलने तक, अब जॉब मिलने के बाद आपको एक लड़की मिल गई, शादी कर लिया, तो आप पूरे हो गए। तो तब तक जब तक आप सिंगल हो आपको हम टेम्पलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। तो आज से आप जो स्टेटस लगाते हो ना, स्टोरी लगाते हो या फिर बायो लगाते हो, बायोडाटा इंस्टाग्राम में कि आई एम सिंगल, तो सिंगल ना लगा के आप लगाना आई एम टेम्पलेट। क्या लगाओगे, टेम्पलेट, बायोलॉजी की भाषा में। ठीक है, सो एक्ट एज ए टेम्पलेट, तो 2 स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए और एक्ट कर रहे टेम्पलेट की तरह फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स अब जो आपकी जीएफ आएगी, ठीक है, जो आपको भरपूर कर देगी, यानी कि आप सिंगल थे आपको डबल कर देगी, यानी कि टेम्पलेट से वो बना देगी प्योर, मतलब प्योर नहीं बोल सकते, आपको पूरा कर दे, कंप्लीट बना देगी, कंप्लीट मैन बना देगी। ठीक है, तो आप बन जाओगे क्या, एक नया डीएनए। ठीक है, तो अभी क्या थे आप, टेम्पलेट, सिंगल थे, अब आप रिलेशनशिप में आ गए, तो वैसे ही उसे हम वो जो लड़की है जो आई है आपकी ज़िंदगी में, उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो आप टेम्पलेट हो, सिंगल हो, तो आपके लिए जो जीवन साथी आएगी उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। दोनों मिलके बनाओगे एक छोटा सा फैमिली और बोलोगे हम दो हमारे दो। ठीक है, समझ आया? तो आप टेम्पलेट हो, आपकी आएगी वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी, तो आप दोनों मिलके क्या बनाओगे, एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाओगे। इसी प्रोसेस को हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। क्लियर है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पेरेंटल, पुराना वाला, एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। बताया था मैं, एक पूर्वज का रहेगा, ठीक, और एक न्यू जो बंदी आएगी आपकी वो न्यू। ठीक है, ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ठीक, एंड दिस स्कीम मेथड इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड। बट यहाँ पे कुछ चीज़ चेंजेस हैं। देखो, बनेगा बोल रहा है ना, क्योंकि आएगा नहीं बोल रहा है, तो ये तो आपका डीएनए टेम्पलेट हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो आके अटैच होते हैं और एक यहीं पे एक नया टेम्पलेट बनाते हैं। यानी कि आप तो बुढ़े हो गए, लेकिन आपकी जो बंदी है वो अभी पैदा नहीं हुई है और धीरे धीरे बड़ी होगी, और जब बड़ी हो जाएगी तभी आप उससे शादी कर सकते हैं। ये है, तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। पर्सनली कोई नहीं लेगा, प्लीज़ समझने के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ समझ जाओ। तो ये आपका डबल हेलिक्स डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जब ऐसे टूट जाता है इसे टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5' to 3' ये एक है, 3' to 5' है। ओके, ऐसा चल रहा है। तो 3' to 5' वाले जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसमें डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा। एक को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये लीडिंग स्ट्रैंड है 5' to 3', एक 3' to 5' वाला क्या है, मतलब कि ये है क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड, नीचे वाला।
ठीक है। तो इसमें डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, यानी कि यहाँ जो कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े में चीज़ें जुड़ती हैं तो इसे बोलते हैं हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। बस इतना जान लो कि ये टूटता है बीच से, रेप्लिकेशन फॉर्क होता है इसको, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स ये दो बन गए हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड समझाने के लिए मैं इस चीज़ को आपको बताया। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो रे, ठीक है। नोट में कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला नोट क्या है? द 2 strands ऑफ DNA कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एंटायर लेंथ due to very high energy requirement, so the replication occurs within a small opening of the DNA helix referred to as replication fork। देखो इतना बड़ा DNA है भाई, इतना लंबा DNA, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए, हर जगह से तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बोला है बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है कि वो वाई शेप का यहाँ पे बना देता है, यानी कि जो DNA है उसको यहाँ से तोड़ देता है। इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी कि बीच से ही तोड़ देता है और दो अलग अलग स्ट्रैंड में तोड़ देता है, ठीक है। इसे ये वाई शेप का जो बना है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है तो DNA अनवाइंडेज या फिर अभी DNA हेलिकेस एंजाइम आएगा जो कि हेलिक्स को खोलने का मदद करता है। तो DNA हेलिकेस एंजाइम जो है ना, वो आपके DNA हेलिक्स को, इस DNA हेलिक्स को तोड़ने का काम करेगा, खोलने का काम करेगा, अनवाइंडिंग का काम करेगा, जिससे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, ठीक है। बोलेगा DNA हेलिक्स को कौन तोड़ता है? तो DNA हेलिकेस एंजाइम, ठीक। सेकंड पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल इन 1958। भाई कितना सारा साइंटिस्ट का नाम है यार, याद कर करके थक जाओगे लेकिन करना तो होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर DNA रेप्लिकेशन वाज गिवन बाय मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल इन 1958 एंड सिमिलर एक्सपेरिमेंट। तीसरा पॉइंट क्या? सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टेलर। एक टेलर नाम का साइंटिस्ट था, ये टेलर नहीं है दर्जी वाला, एक अलग ही टेलर था, ठीक है, यूनिक टेलर था। उसने वर्क किया वीसिया फैबा बीन्स जिसे बोलते हैं, है ना, जो होता है ना पेपर बट्टी वो, ठीक है। तो वीसिया फैबा बीन्स होता है, उसके ऊपर उसने वर्क किया टेलर ने बाय यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव थायमाइडिन। थायमाइडिन क्या है? थायमीन जो था वो नाइट्रोजनस बेस था। थायमाइडीन बोला है मतलब वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोसाइड यानी कि थायमाइडीन को उसने यूज़ किया किसमें? वीसिया फैबा बीन्स के रूट्स में। किसमें किया? रूट्स में, ठीक है। मेनली रूट्स में यूज़ क्या करेगा बताऊंगा आपको आगे, टेंशन मत लो। तो वीसिया फैबा बीन्स में इतना ही पूछता है कि टेलर ने वर्क किया वीसिया फैबा बीन्स में बाय यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव थायमाइडीन इन 1958 टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA इन क्रोमोसोम। देखो जैसे हमने हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वैसे ही टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया सेमी कंजर्वेटिव मेथड को समझाने के लिए, ठीक है। किसमें? वीसिया फैबा बीन्स में बाय यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव थायमाइडीन इन 1958। कितना याद रखना है? टेलर था जिसने यूज़ किया वीसिया फैबा बीन्स को, है ना, यूज़ किया किसको? रेडियो एक्टिव थायमाइडीन को। किसके ऊपर? वीसिया फैबा बीन्स के ऊपर, ठीक है, टू डिटेक्ट या टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, दैट्स इट, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या है? ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, ये नीट का क्वेश्चन है, ऑल दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट DNA क्रोमोसोम्स इन DNA क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। सिर्फ इतना याद रखना है भाई आपको कि ये चीज़ नीट में आएगा तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टेलर ने वीसिया फैबा बीन्स के ऊपर काम किया और उसके ऊपर यूज़ किया रेडियो एक्टिव थायमाइडीन को टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बस अब देखो मशीनरी एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। मैंने रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड बताया, अब हम रेप्लिकेशन को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे डिटेल। चलो जी मशीनरी स्टार्ट करते हैं कि DNA रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो मशीनरी एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही चीज़ है कि पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए उसमें। और ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत बार है, मैनी टाइम्स आया नीट में, और ये चीज़ रट्टा मार के भी चले जाओगे ना तुम्हारा 4 नंबर ना पक्का है भाई। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑकर्स एंड स्मॉल ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। अब रेप्लिकेशन फॉर्क कौन बनाता है? DNA हेलिकेस, क्योंकि वो हेलिक्स को तोड़ता है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे लिख लेना, या तो नोट्स में लिखा होगा तो आगे लिख लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमराइज कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5 days to 3 days। यानी कि कोई भी
है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा 5'3' डायरेक्शन में ही करता है। कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन, चाहे ट्रांसलेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, है ना, रेप्लिकेशन, वो 5'3' डायरेक्शन में ही होता है फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर बात करो टेम्पलेट की रीडिंग को, तो रीडिंग करनी है ना, उसे पढ़ना है तो 3'5' डायरेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन अगर फॉर्मेशन देखना है तो 5'3' डायरेक्शन में ही फॉर्मेशन होता है, चाहे ट्रांसलेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, रेप्लिकेशन हो, कुछ भी। समझ आया? फॉर्मेशन हमेशा 5'3' डायरेक्शन में ही होगा बच्चों, याद रखना। चौथा पॉइंट, ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड विच हैज़ द पोलरिटी 3'5' डिसकंटिन्यू, मतलब कि डायरेक्शन जो है कंटिन्यूस रेप्लिकेशन सिंथेसिस होता है, एंड दैट स्ट्रैंड हैव द पोलरिटी 5'3' डायरेक्शन, है ना, उसमें क्या डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। यानी कि यहाँ पे देखो, डायग्राम में देखो, ऐसा देखो 5'3' जो पोलरिटी जिसके पास है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस, क्या हो रहा है, कंटिन्यूस, उल्टा लिख दिया क्या मैंने। देखो यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट में चेंज है, जो 3'5' वाला स्ट्रैंड है उसमें डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा, और 5'3' में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पे देख लो, जो 3'5' वाला है उसमें डिसकंटिन्यूस है, 5'3' में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट देखते हैं, दिस डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट एंड लेटर जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए हेलिकेज, ठीक है जी। और जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज जो होगा ना, यानी कि ऐसा फ्रैगमेंट में जो डिसकंटिन्यू, मतलब कि टूट टूट के जो बनेगा ना, उसमें जो फ्रैगमेंट्स है ना, उसका नाम होगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जिसे जो कि जॉइन होगा डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो किसके थ्रू जॉइन होते हैं, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो पहले डायग्राम देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो कि अनवाइंडिंग का काम करता है, 5'3' है, ये एक टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट, ठीक है। मैंने बताया 5'3' में कंटिन्यूस सिंथेसिस, तो 5'3' में आपका जो है फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 5'3' जा रहा है, 5'3' जा रहा है कंटिन्यूस सिंथेसिस, और यहाँ पे टूट टूट के 5'3' डायरेक्शन में जा रहा है, टूट टूट के, ठीक है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, और यहाँ पे जुड़ेंगे किससे, डीएनए लाइगेज एंजाइम से। किससे, डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइफ में कभी भी एक चीज़ याद रखना, ज्वाइनिंग या लिंकिंग वर्ड आया तो आपको डीएनए लाइगेज को टिक करना है, समझ आया। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क इस वाई शेप की चीज़ को ही रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ठीक है, समझ आया जी। बस जो लीडिंग स्ट्रैंड क्या बोलेंगे आपको, 5'3' डायरेक्शन जो है ना, उसको बोलेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड 3'5' वाले को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जिसमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट आके अटैच होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन से वाले स्ट्रैंड पे अटैच होता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे अटैच होता है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी, टेंशन मतलब, पहले इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या था, दिस डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ ज्वाइन करनी है तो डीएनए लाइगेज ही काम आता है। नीट में एक क्वेश्चन आया था, नोट है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए, द टू हेलिक्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर और देयर अनवाइंडिंग टेक प्लेस बाय द एंजाइम, जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज। बताया था अनवाइंडिंग का काम डीएनए हेलिकेज करता है, नीट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो सेकंड इसका स्टेटमेंट है, यानी इंपॉर्टेंट नोट है, द स्पेसिफिक रीजन फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इज टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नहीं, ऐसा पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटा सा मैंने लिख के रखा है कि इस चैप्टर में कई एक्सपेरिमेंट्स ई कॉली बैक्टीरिया यूज़ किया है ना, बिकॉज its many basic genes common to the biogenic ऑफ यूकारियोट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। यानी कि जो ई कॉली इस चैप्टर में बार बार यूज़ किया है, क्योंकि जो इसका बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है ना ई कॉली का, वो ह्यूमन्स के जैसा ही है, ठीक है। तो मैंने डायग्राम आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना याद रखना है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड पे चिपकता है या लाइगेट करता है थ्रू डीएनए लाइगेज एंजाइम, दैट्स इट। नोट क्या करना है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड एट द लैगिंग स्ट्रैंड आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये चीज़ आपको 8 नंबर दिला सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कुछ भी करो लेकिन याद करो, क्योंकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्म्ड होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे और जॉइन होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू। नीट में कम से कम 5 से 7 बार आया है। सपोज कर रहे हो, कितना भयंकर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ बनता है, किस चीज़ से चिपकता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और ये फ्रैगमेंट्स का नाम क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। समझ रहे हो, बस इतनी चीज़ें हैं भाई।